हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। तो आज हम उससे आगे का पार्ट देखने वाले हैं कि भारतीय राजनीति में किस तरीके के बदलाव आए। तो उसका पार्ट सेकंड होने वाला है ये चैप्टर 9 का। तो भाई देखो, गठबंधन सरकारों के दौर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि गठबंधन सरकारों का दौर कब से शुरू हुआ था और वो कब तक चल रहा है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले गठबंधन सरकारों की जो बेटा शुरुआत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गठबंधन देश में पहली बार या केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, तो 1989 में बनी थी, जो कि विश्वनाथ जी की सरकार थी। तो हम वही पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा के। वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको लास्ट वीडियो में कि हम इसी राष्ट्रीय मोर्चा को आज हम किस नाम से जानते हैं, एनडीए के नाम से जानते हैं, और इसी संयुक्त मोर्चा को आज हम यूपीए के नाम से जानते हैं। एनडीए को समर्थन किसका हासिल था, बड़ी पार्टी का, तो बीजेपी का। और अगर मैं बात करूं यूपीए की, तो इसको किसका समर्थन हासिल था बेटा, कांग्रेस का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मोर्चा से। तो भाई राष्ट्रीय मोर्चा का जो गठन है वो 1988 में हुआ था विश्वनाथ प्रताप जी के द्वारा, और वही इसके अध्यक्ष बने थे। और ये किन किन पार्टियों को मिला के बना था, तो जनता दल, कांग्रेस एस, तेलुगु देशम पार्टी और असम गण परिषद को मिलाकर ये पार्टी बनाई गई थी, या ये गठबंधन बनाया गया था। और इस गठित पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, विश्वनाथ प्रताप जी इसके अध्यक्ष थे। जिसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा चुनाव में इसी गठबंधन सरकार की जीत हुई और ये हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी, 2 दिसंबर 1989 को इन्होंने प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी। वैसे तो जो विश्वनाथ प्रताप जी हैं वो जनता दल से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसको क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय मोर्चा कहा जाता है उसे। अब ये जो जनता दल के जो मतलब प्रधानमंत्री जो बने थे हमारे विश्वनाथ प्रताप जी, ये ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाए, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के एक नेता थे चंद्रशेखर जी। कौन थे, चंद्रशेखर जी जो थे, उन्होंने क्या किया, 58 सांसदों को लेकर वो पार्टी से अलग हो गए, और जिसकी वजह से विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार जो है बेटा वो अल्पमत में आ गई। और अल्पमत में आने की वजह से ये सरकार पूरे 5 साल कार्यक्रम नहीं कर पाई अपना। और उसके बाद जो अगली सरकार बनती है हमारे देश में कांग्रेस के समर्थन से, वो बन जाती है चंद्रशेखर जी की। कांग्रेस जो है वो चंद्रशेखर जी को बाहरी रूप से समर्थन देके और चंद्रशेखर जी की सरकार बनवा देती है। कांग्रेस हमेशा ऐसा ही करती है, बाहरी रूप से समर्थन देके सरकारें गिरवाने का काम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगला हमारा गठबंधन है संयुक्त मोर्चा। तो संयुक्त मोर्चा का गठबंधन किसने बनाया था, तो भाई ये सीधी सी बात है, कांग्रेस ने बनाया था। तो अब देखो बेटा कि चंद्रशेखर जी की सरकार बनी और चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन किसका हासिल था, कांग्रेस का समर्थन हासिल था। और ये सरकार मात्र 7 महीने चली, और जिसके बाद कांग्रेस ने इससे समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। फिर नए चुनाव करवाने पड़े, और इस नए चुनाव में जो अगला चुनाव वो 1991 में हुआ, और इसमें कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिली थी, इस बार मिली थी 197, यानी कि ये भी कोई बहुमत नहीं है। तो इस बार इनको समर्थन, मतलब इनको भी भारी रूप से समर्थन मिल गया था, और संयुक्त मोर्चा एक गठबंधन बन ही चुका था। तो नरसिम्हा राव जी की अगली सरकार बनती है, और पहली ऐसी गठबंधन सरकार थी जो कि पूरे 5 साल चलती है। इसके बाद 5 साल इनके कंप्लीट होने के बाद 1996 में नए चुनाव हुए, और इस बार के चुनाव में लोकसभा का 1996 का जो चुनाव था, इस चुनाव में किसी भी पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं बनाया और किसी पार्टी को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब किसी पार्टी को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में हमारे देश में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो अपने स्वयं विवेक के आधार पर देखे कि किसको राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो उस टाइम पे हमारे देश में 1996 में हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो उन्होंने उस टाइम पे जो नाम सजेस्ट किया था, वो नाम सजेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मतलब बीजेपी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई और उनको 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या करा था कि भाई 2 सप्ताह में ही उनको समझ में आ गया था कि शायद वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से 17 दिन के अंतराल में ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब यहाँ पे सरकार फिर किसकी बनेगी, तो इस टाइम पे कांग्रेस ने अपना एक गठबंधन जो बना लिया था संयुक्त मोर्चा। तो इस गठबंधन के थ्रू कांग्रेस ने अपना बाहरी रूप से जो समर्थन दिया था वो दिया था एच.डी. देवगौड़ा को। किसको दिया था, 1 जून 1996 को संयुक्त मोर्चा के नेता एच.डी. देवगौड़ा क्या बनते हैं, हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस के समर्थन से। इसके बाद ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलती है, 11 महीने मात्र ये सरकार चलती है, और कांग्रेस इनसे भी समर्थन वापस ले लेती है। और इसके बाद अपना समर्थन किसको दे देती है, आई.के. गुजराल जी को दे देती है, और आई.के. गुजराल जी हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। आई.के. गुजराल जी भी जब प्रधानमंत्री बने थे, उनकी सरकार मात्र 11 महीने चलती है, और आई.के. गुजराल जी से समर्थन कांग्रेस वापस ले लेती है। और वापस लेने के भी कुछ रीजंस थे कि उस टाइम पे आप जानते हैं कि 1991 में राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी, वो
लिट्टे संगठन के द्वारा करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। तो लिट्टे संगठन जो है वो मेन जो नागरिक है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो भाई उस टाइम पे कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि आई.के. गुजराल जी, उस टाइम की जो वहां की पार्टी थी तमिलनाडु की, उस पार्टी को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दे, लेकिन आई.के. गुजराल जी ने ऐसा नहीं किया और नहीं करने की वजह से उनके से समर्थन कांग्रेस ने वापस ले लिया, क्योंकि कांग्रेस को तो कठपुतली सरकार चाहिए अपनी। इसके बाद क्या हुआ, आई.के. गुजराल जी की सरकार भी गिर गई। आई.के. गुजराल जी की सरकार गिरने के बाद अब हमारे देश में नए चुनावों की घोषणा हुई। नए चुनाव हुए 1998 में, 1998 में नए चुनाव हुए और इस टाइम पे जो बीजेपी है वो एक बहुत बड़े गठबंधन के रूप में सामने आती है, जिसको हम एनडीए भी कहते हैं। और इस एनडीए के नेता थे उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम पे बहुमत लेके आए थे और वो ही सरकार बनाते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस टाइम पे आते के साथ ही आप जानते हैं कि 1998 में ही हमारा देश क्या बना था, परमाणु संपन्न राष्ट्र बना था। और परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की वजह से पार्टी जो एनडीए का गठबंधन है, उसी एनडीए के गठबंधन के कुछ पार्टी थी जैसे कि डीएमके, जयललिता जी ने अपना समर्थन एनडीए से वापस ले लिया था और एनडीए से समर्थन वापस लेने की वजह से इसकी सरकार, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार गिर गई 1998 में, तो इसके बाद क्या होता है, तो 1998 के बाद फिर 1999 में पुनः चुनाव हुए और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एनडीए की सरकार बहुमत से आ गई और ये सरकार 1999 से लेकर के 2004 तक चली। और 2004 के बाद फिर आप देख ही रहे कि यूपीए का काल आ गया था, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तो जिसके जो कब से कब तक चली थी, 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से पुनः 2014 तक। और 2014 में फिर इसके प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन रहे थे, तो मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और इसके बाद आप देख ही रहे हैं कि 2014 से कंटिन्यूसली एनडीए की सरकार हमारे देश में काम कर रही है। एनडीए यानी कि बीजेपी। 30 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, मतलब किसी पार्टी को बहुमत मिला था। अगर एनडीए अपना गठबंधन तोड़ भी लेती तो भी बीजेपी की सरकार बनी रहती, ठीक है। तो ये सरकार कब चली थी एनडीए की, 2014 से लेकर के 2019 तक, और 2019 से अभी कंटिन्यू है। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे देश की राजनीति है कि समय समय पर कौन कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, किस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां हमारे देश की सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और क्या क्या चीजें हुई। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके, या फिर जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अगेन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको और बहुत अच्छे से समझिएगा। होप कि आपको पसंद आया होगा, और जो ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।